लो बेटा, पानी पियो। नहीं दादा, मुझे प्यास नहीं। कोई बात नहीं बेटा, जब मैं पानी पी के लौट रहा था तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें भी इसकी जरूरत हो। यही इंसान की सोच है। जो उसकी अपनी जरूरत होती है उसे लगता है कि सामने वाले की भी जरूरत यही है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो ऐसा नहीं होता। दादा, मैं जानती हूँ आप मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी हालत ऐसी है कि मैं समझ नहीं पाऊंगी। बेटे, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी हालत को। क्यों तुम सोचती हो कि तुम बीमार हो? नहीं सोचूं तो और क्या करूं? मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। हर वक्त लगता है मैं बीमार हूँ। I'm a sick girl। शिफाली, इमोशंस पे काबू ना कर पाना बीमारी नहीं होती बेटा। तुम बिल्कुल ठीक हो, और फिर ऐसे हालात में कोई भी हाइपर हो सकता है। हालात मैंने नहीं पैदा किए थे, किसी और ने किए थे। उसकी वजह से मैं क्यों भुगतूं? Why should I suffer? मैं क्यों डिप्रेशन में जाऊं? मेरी क्या गलती है इसमें? शेफाली, तुम्हारी गलती ये है कि तुम सबसे प्यार करती हो। जब दूसरे गलती करते हैं तो उनकी गलती में तुम्हें खुद की गलती नजर आती है, और शायद यही एक वजह है कि तुम अपने जज्बात को अपने काबू में नहीं रख पा रही। नहीं दादा, नहीं। मैं थक गई हूँ, मैं तंग आ गई हूँ दूसरों की गलतियों पर रो रो कर। और अब ना मुझे पापा चाहिए और ना ही मामा। शिफाली, क्या कर रही हो बेटा? मेरी नफरत को कम करने के बजाय तुमने उसे और बढ़ा दिया, और तुमने मुझे यूज किया पापा से बदला लेने के लिए। वाह, I will never forgive you for this। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। कुछ नहीं, इसकी हालत ठीक नहीं है। शांत रहो, मैं देखता हूं। प्रिया, एक बात पूछूं? क्या? तुम कई रातों से सोई नहीं हो ना? क्यों? क्यों क्या? तुम्हारी आंखें कह रही हैं। नितिन, मेरी आंखों को बस एक ही इंतजार था, कब तुम्हें होश आए और कब तुम निशु को देखो, और फिर इनमें नींद कहां से आती। वो तो ठीक है बेब्स, लेकिन मुझे ये भी मालूम हुआ है कि जब तक कि मैं बेहोश था तुमने अन्न का एक दाना नहीं खाया। कैसे खा लेती? यहाँ तुम जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, और उधर कैसे मेरे गले में निवाला जाता। But babes, why do you forget? तुम अब एक छोटी सी बच्ची की माँ हो। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी ना तो बच्ची की तबीयत खराब हो सकती है। उधर तुम्हें बस इसकी फिक्र है, देखो कैसे चैन की नींद सो रही है। अरे इसकी फिक्र कैसे नहीं होगी, इस नन्ही सी जान की वजह से हमें नई जिंदगी मिली है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है मिस्टर नितिन। ओह डॉक्टर साहब, ये रिकवरी इज सिंपली अ मिरेकल, और आज मैं पहली बार प्रिया जी को मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। क्या करूं, दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बस चेहरे पर झलक आता है। भाई इसीलिए तो हम आपके लिए खुशखबरी भी लेके आए, और वो खुशखबरी ये है कि आज हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं। रियली? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। गुड लक। ओ नितिन, नितिन अब हम घर जाएंगे। हाँ मैंने सुना, जल्दी मुझे घर ले चलो, मुझे वाकई घर की बहुत याद आ रही है, प्लीज ले चलो मुझे। लव यू। अब वक्त आ गया है अपनी बेइज्जती की कीमत वसूल करने का। हेलो दीपक, तुमने मुझे बहुत बेइज्जत करके अपने घर से निकाला था। अब मेरा वक्त है कि मैं अपनी बेइज्जती की कीमत वसूल करूं। खुराना, तुम इसी बेइज्जती के लायक हो। तुमने मेरी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक और मौका नहीं दूंगा। मौका तो तुमने मुझे दिया है बदला लेने का दीपक।
तुम भूल रहे हो तुम्हारे गुनाह का अकेला मैं चश्मदीद गवाह हूँ। क्या चाहते हो तुम? मैं जो चाहता हूँ उसकी बहुत थोड़ी सी कीमत है। मुझे तुम्हारी इज्जत में कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, तुम्हारी दौलत में थोड़ी बहुत दिलचस्पी है। वो मुझे तुम थोड़ी थोड़ी करके देते रहना। तुम चाहो तो इसे ब्लैकमेलिंग कह सकते हो, मगर मैं इसे अपनी बेइज्जती का बदला कहूंगा। बाकी सोचने की मर्जी तुम्हारी। तुम तो बहुत ही घटिया इंसान निकले खुराना। जिस इंसान के साथ तुम्हारा रिश्ता है उसी इंसान को जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता ना हो उसे तुम सड़क पर कुचल दो, और जिससे तुम्हारा रिश्ता हो उसे कुछ भी ना दो। यह तुम्हारी सोच ही गलत है दीपक। तुमने बुरा किया है, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तुम चैन से नहीं सो पाओगे। नितिन की मौत के तुम जिम्मेदार हो और उसकी कीमत तुम्हें देनी पड़ेगी, समझे? बाय। हेलो खुराना, हेलो हेलो। इससे पहले कि दीपक को पता चले कि नितिन जिंदा है, मुझे अपनी कीमत वसूल लेनी चाहिए। क्या मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ और दे सकती हूँ? कभी कभी ऐसा दिन चढ़ता है जब परेशानियों के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। क्या बात है, आओ बैठो। बुआ, मैं जानती हूँ मैं आपको कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही हूँ, और आपने पिछली बार मुझसे कहा भी था कि अगर कोई भी मुसीबत आए तो उसका सामना खुद करो। जब मैंने तुम्हें समझा दिया और तुम समझ गई हो तो फिर मुझसे क्या पूछने आई हो? ये हक तो मैंने पहले तुम्हें दे दिया था। दरअसल बुआ, मैं उस हक का इस्तेमाल करना चाह रही हूँ, और उससे पहले मैं आपकी इजाजत चाह रही हूँ। बुआ, मैं चाह रही हूँ कि हम हरीश गिडवानी के अगेंस्ट केस फाइल करें, ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार करे और अपने तरीके से उससे सच्चाई उगलवाए। कैसी सच्चाई? मुझे कुछ और भी सबूत मिले हैं। आपकी कंपनी में मेरे आने से पहले ये धोखेबाजी का सिलसिला जारी था। हमें शिवम एंटरप्राइजेस की तरफ से जो अकाउंट मिला था उसका हमारी कंपनी में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि वो अकाउंट रिजेक्ट हो गया था, और मुझे अभी अभी पता चला है कि उस कंपनी ने हमें एडवांस में कम से कम 20 लाख रुपए दिए थे। वो सारे पैसे गायब है, उनका कहीं हिसाब ही नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी कंपनी में शुरू से ही धोखेबाजी चल रही है। और मुझे यकीन है कि इसकी वजह हरीश गिडवानी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। फाइल चोरी होते वक्त उसका शहर से बाहर होना इसी बात की ओर इशारा करता है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में है। रूपाली, तुम्हारी बातों में सच्चाई हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से जब तक हरीश गिडवानी शहर वापस नहीं आ जाता उसके अगेंस्ट केस फाइल करना सही बात नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम अभी तुरंत केस फाइल करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कम से कम इंस्पेक्टर थापर से तो मिल सकते हैं, जिन्होंने आपके कहने पर नितिन के एक्सीडेंट की तहकीकात शुरू की थी। वो हमारी मदद भी तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तुम मुझसे अपॉइंटमेंट ले लो और कल उसे ऑफिस बुला लो। मैं कल ऑफिस आऊंगी। ठीक है। रूपाली, तुम वाकई रवि की बेटी हो। जब काम पे आती है तो एक बार भी भुआ करके नहीं पुकारा। हाँ, आई एम सो सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बुआ। बुआ बुआ बुआ। आई लव यू। लव यू टू। बाय बाय। बॉबी, मैं तुम्हारी पहले भी एहसानमंद थी और आज भी एहसानमंद हूँ। तुमने मुझे अशोक की चालों से आगाह किया, उसके गंदे इरादों से वाकिफ किया, लेकिन तुम आज भी उससे जुड़े हुए हो। इस दोस्ती की वजह क्या है? मेरी वजह नहीं है, मजबूरी है। क्योंकि अगर मैं उसके साथ नहीं रहूंगा तो जो हेल्प मैं तुम्हारी करना चाहता हूँ वो शायद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस वक्त सिर्फ तुम ही नहीं, पूरा नैयर परिवार उसका निशाना है। लेकिन बॉबी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम आखिर मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? पहले भी मैं ये जान नहीं पाई। अचानक तुमने आके मुझे अशोक के बारे में बताया। उस वक्त मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। जब मैंने वो बात कंफर्म की तब मुझे ऐसा लगा कि तुम सच कह रहे हो। लेकिन आज तक मुझे हैरानी है इस बात की कि तुमने मेरी मदद करने का कदम उठाया क्यों? जब वक्त आएगा तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि वजह क्या है। अब मैं चलता हूँ। टेक केयर। या आई विल। अजीब आदमी है। आखिर ये चाहता क्या है मुझसे?
हेलो अंजलि, कैसी हो तुम? मैं जय प्रसाद बोल रही हूँ। कहिए, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? कुछ नहीं, बस यूं ही पूछना चाहती थी तुम कैसी हो? खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई बंदिश नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, और जो लोग मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनसे मुझे बहुत नफरत है। ये बात मैं आपको समझा चुकी हूँ और आपके पति को भी। मेरा रिश्ता शेखर से था और हमेशा रहेगा, लेकिन जिन लोगों के साथ शेखर का रिश्ता था उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, खास करके आपसे। मैंने क्या किया है? आपकी याददाश्त तो बड़ी कमजोर है, आप शायद भूल रहे हैं। आप ही वो पहली शख्स थी जिन्होंने शेखर और मेरे बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश की थी। लेकिन वो दीवार तो मैं कब की तोड़ चुकी हूँ अंजलि। मैं चाहती थी कि शेखर और तुम मिल जाओ। जब तक आपने ये फैसला किया था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपने और मेरी माँ ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शेखर को मुझसे छीन लिया आप दोनों ने। देखिए, आप मेरे पास जो शेखर को ढूंढ रही हैं वो यहाँ है ही नहीं। यहाँ जो है वो मेरा बेटा है, जिसे मैं समाज से लड़कर पैदा करने का फैसला कर चुकी हूँ। मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करती हूँ अंजलि। मैंने सोचा था तुमने उस निशानी को मिटा दिया होगा और अपनी खुद की जिंदगी जी रही होगी, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम शेखर की निशानी पाल रही हो तो मैं... वो निशानी मेरी है मिसेस जयप्रसाद, और आप उस पर हक जताने की कोशिश मत कीजिए। डरा, माँ ने कभी किसी रिलेशनशिप को कभी अहमियत ही नहीं दी। मुझे कभी वो प्यार ही नहीं दिया जो एक माँ को देना चाहिए। यही हाल शेखर का भी था, और आप मुझसे ये उम्मीद रखते हैं कि मैं उनसे ठीक से पेश आऊं। आज जो मैं बीमार हूं, ये भी उन्हीं की वजह से है। नहीं शेफाली, नहीं। तुम अपनी माँ के ऊपर गलत इल्जाम लगा रही हो। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों की परवरिश में जया ने कोई कमी आने दी है। उसने माँ का पूरा फर्ज निभाया। हाँ, ये मैं मानता हूं कि बिजनेस की वजह से शायद वक्त की कमी रही हो, लेकिन उसे तुम लोगों का फिक्र है, वो तुम्हें प्यार करती है। नहीं डरा, फिक्र करने से प्यार का एहसास नहीं होता। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, आपको मेरी फिक्र है, तो आप मुझे ये जब तक नहीं समझाओगे, जब तक नहीं बताओगे, तो मैं कैसे समझूंगी? फिर भी दादा, मैं इस बात से नाराज नहीं हूं। मैं तो मामा के उस एटीट्यूड से नाराज हूं, उस सोच से कि एक बार रिश्ता टूट जाए तो वो कभी नहीं जुड़ सकता। मैं पापा से नफरत करती हूं, मुझे बहुत गुस्सा आता है उन पर, मगर मुझे ये भी ख्याल है कि मैं उनकी बेटी हूं। मेरे दिल में एक जगह है जो जोड़ सकता है। लेकिन मामा ने जब पापा के साथ रिश्ता तोड़ा और पापा के लाख कोशिश करने के बावजूद भी मामा ने वो रिश्ता जुड़ने ही नहीं दिया। शेफाली बेटी, तुम पहली बार इंदर की तरफदारी कर रही हो। मैं भी इंदर से नाराज था। मुझे लगता था कि मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा जब मुझे यह पता चला कि उसने पहले एक शादी की है और उसकी एक बच्ची है। लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया। क्यों माफ किया मुझे नहीं पता, लेकिन उसे माफ करने के बाद मुझे राहत मिली। शायद वो इसलिए कि इस रिश्ते के लिए मेरे दिल में एक जगह थी, एक गुंजाइश थी। तो फिर मैं क्यों नहीं कोशिश करूं? मैं क्यों अपने आप को दूसरों से अलग रखूं, दूसरों से काट कर? नहीं दादा, ऐसी जिंदगी से मैं परेशान हो गई हूं।
मुझे सबका प्यार चाहिए। मुझे मम्मा का प्यार चाहिए, पापा का प्यार चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए। मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। मैं करूंगी, मैं जरूर कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे एक रास्ता मिलना चाहिए। मुझे ये एहसास होना चाहिए कि मम्मा को मेरी जरूरत है। मेरे करीब आना चाहती है वो, लेकिन मैं डरती हूँ। मैं डरती हूँ अपने हाइपरटेंशन से, शॉर्ट टेम्पर से। मैं अपने आप को अपने काबू में नहीं रख सकती। मैं कुछ भी कर बैठती हूँ, किसी पे भी चिल्ला देती हूँ। मुझे पता ही नहीं होता मैं क्या करती हूँ। मुझे कोई ना कोई वजह चाहिए दूसरों पर नाराज होने के लिए। माफ करने की वजह भी तो मिल सकती है। जरा सोचो, जब तुम्हारी माँ रवि की बेटी को इतना प्यार कर सकती है तो तुम्हें क्यों नहीं? मुझे रिश्तों की अहमियत को समझना होगा, फिर भी मुझे शुरुआत की जरूरत है। एक्सक्यूज मी। ओह थापर साहब, प्लीज। थैंक यू। जिया जी नहीं आई? बस आती ही होंगी। आप कुछ लेंगे थापर साहब? मैं आपसे ये तकल्लुफ लेना चाहता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप मुझे वीरेंद्र कह के बुलाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे पहली मुलाकात में तकल्लुफ को खत्म करने की मेरी आदत नहीं है। शुड वी कम टू द पॉइंट? या श्योर, व्हाई नॉट। मैं चाहती हूँ इंस्पेक्टर साहब की हरीश गिदवानी के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल करने से पहले आप एक बार डिटेल्स जान लें। उस शातिर इंसान ने एक भी सबूत नहीं छोड़ा है जिससे कि उसका गुनाह साबित हो सके। ये तो आपकी नजर की बात है। हमारी नजरें तो बेगुनाहों में भी गुनाह ढूंढ निकालती है, और फिर वो तो गुनहगार है। गुनहगार है नहीं, हो सकता है। अभी तक उसका गुनाह साबित नहीं हुआ है और ना ही हमारे पास उसके अगेंस्ट कोई सबूत है। लेकिन बुआ, कसर ही कहाँ रह जाती है। आपने पैसों का हिसाब 2 हिस्सों में बांट ही रखा है, पापा और हरीश के बीच। अब एक बात तय है कि ये सब पापा करने से रहे, तो फिर बचा कौन? देखो रूपाली, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसका गुनाह साबित करने के लिए हमारे पास कोई ठोस सबूत तो होना चाहिए, isn't it? और ये जिम्मेदारी हमारी है। आप बेफिक्र रहिए, हम हमारी तहकीकात शुरू करते हैं। वैसे इस वक्त मिस्टर गिदवानी है कहाँ? इस वक्त तो शहर के बाहर है। और इसकी वजह आपको इस फाइल में मिल जाएगी। ठीक है, हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं, लेकिन जैसे मिस्टर गिदवानी शहर में वापस आ जाए आप हमें फौरन इत्तला कर दीजिएगा। ओके? बाय वीरेंद्र। शुक्र है किसी ने तो हमें अपने नाम से बुलाया। बाय वीरेंद्र जी। थैंक यू जी। Quite a handsome guy, I might say. What? ओह भैया, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। I was only joking. अच्छा रूपाली, अगर तुम्हारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाए ना तो मुझे जरूर इत्तला कर देना, ओके? किससे? वीरेंद्र जी से, और किससे?